रजत कंसल जो है ना, उसके बारे में अगर अब मैं बात करूं तो हम हरियाणा के अंदर एक प्रयास हमने पहले भी किया। मैंने जब रजत कंसल के साथ वो एससी समाज की बात कर रहे थे, आप ओबीसी की बात कर रही हैं। रजत कंसल और राजकुमार सैनी मिलकर के क्या एक नई राजनीति, एक नई ध्रुवी खड़ी कर सकते हैं? कमान जो है हमारे मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लासी से आते हैं, लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो पूर्व के मुख्यमंत्री और पूर्व के ही लोगों का, जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं, वो ही आज भी पूरे शासन को टैकल कर रहे हैं। जब तुम अपने लोगों को लगाते हैं तब तुम्हें जाति पाति दिखाई देती है अपनों के लिए, और हम दिखाई देते नहीं। हम तो सिर्फ वोट देने के लिए हैं, और आपके मुताबिक सनातनी हिंदू हैं, और सनातनी हिंदू की ड्यूटी है कि वो हक अधिकार की बात ना करे, सिर्फ सेवा की बात करे। जब खबर हुए तो उसने हमें पार्टी से निकाल दिया। फिर हमने सारे इकट्ठे होकर के, जितने भी हम 12-15 आदमी थे, हमने बंसीलाल को हटाया। पगड़ी रखने वाले लोग हैं, चीफ मिनिस्टर बनाने वाले लोग हैं, उनकी इंक्वायरियां खोल करके उनको अंदर करने के लिए मंसूबे पड़ता है। एक आईजी मलिक था, कांग्रेस में गए, कांग्रेस में भजनलाल भी उसी समाज से है, वो नकली तौर पर लोगों को बताता है। बीजेपी को उस मुद्दे को चुराने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सैनी को बनाना। बहुजन की जो लाइन है, कांसीराम की जो राजनीति है, क्या उसी राजनीति को फिर राजकुमार सैनी जिंदा करेंगे? एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी अलग, तीसरी तरफ आईएनएलडी, वो चौधरियों की राजनीति कर रही है, वो गैर जाट की राजनीति कर रही है। तो राजकुमार सैनी एक ध्रुवी भी बन सकते हैं, वो ध्रुवी कैसे बन सकती है? हम अपने हरियाणा के अंदर भी अगर हम देखें कि बैकवर्ड की वोट को साधने के लिए ही हमारे भाई को पकड़ना पड़ा। सभी को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइड एरिया। तो आज हमारे साथ हैं राजकुमार सैनी जी, और राजकुमार सैनी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और जब भी बोलते हैं तो बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। और राजकुमार सैनी जी चौधरियों को लेकर के कहीं ना कहीं जो हरियाणा की राजनीति में एक बात है कि ललकारते नजर आते हैं, तो वहीं जो पिछड़ा वर्ग है उनके मसीहा के तौर पर देखा जाता है। तो सैनी साहब के पास आज आए हैं, और कुछ महत्वपूर्ण जो हरियाणा की राजनीति के साथ देश की राजनीति में जो घट रहा है उसको लेकर के कुछ सवाल, कुछ जवाब, कुछ खास इंटरव्यू होने वाला है। ये पीछे जो भी इंटरव्यू हुए हैं उनके मुकाबले में अब की बार कुछ खास होने वाला है। तो शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले सैनी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को। तो सैनी साहब, हरियाणा की राजनीति में एक हरियाणा की लोगों की एक पीड़ा थी, खास तौर पर ओबीसी वर्ग की, पिछड़ा वर्ग की, कि पिछड़ा वर्ग को नेतृत्व नहीं दिया जा रहा है। अब नेतृत्व दिया है तो कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि कानून व्यवस्था बदहाल के कारण से पिछड़ा वर्ग कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। तो दूसरी तरफ धरनाओं का भी सिलसिला आप देख रहे हैं, तो इसके पीछे कोई साजिश है सियासी, या फिर क्या खेल आपको नजर आता है? सबसे पहले मैं सभी मित्रों, दोस्तों को प्रणाम करता हूं। राजकुमार ने जब भी किसी भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की है, उसमें आप सभी का बहुत साथ मिला मुझे, और आज भी मुझे आशा है कि भाई कुलदीप जी पंचकुला से यहाँ तक अगर मेरी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, और इस बैकवर्ड क्लासेस का कहीं आशियाना और कहीं हक और अधिकार इनका बन जाए, तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस प्रदेश में अभी अभी 2-3 घटनाएं तो करंट की हैं। एक प्रजापति समाज का लड़का रोहतक में मारा गया, और मनीषा का जो बर्निंग इशू है, जिसको अभी मुख्यमंत्री ने सीबीआई के हैंडओवर करने की अपनी पुष्टि की है। साथ साथ में इसी तरह से यहीं एक इंद्री में भी एक घटना घटी है, और न जाने कितनी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार देश के अंदर आए दिन
जो बलात्कार, यौन शोषण और किडनैपिंग, हत्याएं, वो लोग इसमें जिम्मेवार हैं जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे। हमें नहीं पता इनके किसी के बेटी है या नहीं है, लेकिन जिनके बेटियां हैं और उनके साथ ऐसी अप्रिय घटना जब घटती है तो कितना दर्द उन परिवारों को, उन माँ बाप को होता है। इनको वो महसूस होता है या नहीं, क्योंकि इनमें आधे बाबे तो जो हम बने बैठे हैं, चाहे वो नित्यानंद स्वामी, चाहे कोई मतलब जैन, दिल्ली के अंदर एक शमशान घाट के अंदर मंदिर में वहां रेप की घटना घटी, और हाथरस के अंदर, और न जाने कितनी घटनाएं ऐसी हैं किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, बहन बेटियों के साथ। अगर मैं जिक्र करने लगूं तो एक फहरिस्त बन जाएगी। लेकिन कुलदीप भाई, मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज कमान जो है हमारे मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लासी से आते हैं, लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो पूर्व के मुख्यमंत्री और पूर्व के ही लोगों का, जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं, वो ही आज भी पूरे शासन को टैकल कर रहे हैं। इनके कहने से तो अभी तक ना कोई चीफ सेक्रेटरी, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ना कोई एक आध को छोड़ करके ना कोई ओएसडी, ना कोई डीजीपी और ना कोई एडवोकेट जनरल, जो एक टीम काम करती है। मुख्यमंत्री अकेले काम नहीं करता, उसकी एक टीम काम करती है, चाहे वो न्याय व्यवस्था है, चाहे विकास है, चाहे रोजगार है। अगर मैं रोजगार की बात करूं तो मैं पिछले इंटरव्यू में भी आपको मैंने कहा था कि हम जो लोग हमारे को उंगली इस बात की इशारा हमारी तरफ करते हैं कि हम कोई जाति पाति की बात लेकर के, मित्रों मैंने 100% आरक्षण की हमेशा बात की है। ये पुस्तक मैंने गुलामगिरी जो है घर घर बांटी है, और ये हरियाणा के आंकड़े हैं, जिसमें मात्र अभी तक पूरे देश के अंदर 11.23% है, और हरियाणा के बैकवर्ड क्लास की हिस्सेदारी अभी तक 15% है। जिनकी संख्या 60% है, उनका हिस्सा अभी तक मात्र 15% है। अभी पिछले दिनों HCS भर्ती हुए 60, बैकवर्ड के हिस्से में और शेड्यूल कास्ट के हिस्से में आने थे 30, उनको मिले 10, और 50 लेके जनरल कैटेगरी के लोग। अब अगर कोई ये कहे कि भेदभाव के खिलाफ ना बोलने, तो जनरल कैटेगरी के खिलाफ नहीं हम बोल रहे, उस प्रशासन सिस्टम के खिलाफ हम बोलते हैं जो इस भेदभाव के जन्मदाता है। यानी कि आपका सीधे तौर पर यही कहना है कि जो हम ओबीसी का हक है, उस हक को लेकर के बात करते हैं, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि पिछड़ा वर्ग को लेकर के जब कोई भी बोलता है तो जो दूसरे वर्ग है उनको क्यों इस बात को लेकर के तकलीफ होती है? देखिए, आटा गूंदी हिल्दी क्यों? जिसने ज्यादा दबा रखा है, जिसने ज्यादा खा रखा है, किसी के घर मकान पे कब्जा, किसी के रोजगार पर कब्जा, किसी के हिस्सेदारी पे कब्जा कर रखा है, जब उसे टारगेट करेंगे तो उसे पीड़ा तो जरूर होगी। वो तो कहेगा ये जाति पाति की बात कर रहे हैं। जब तुम अपने लोगों को लगाते हैं तब तुम्हें जाति पाति दिखाई देती है अपनों के लिए, और हम दिखाई देते नहीं। हम तो सिर्फ वोट देने के लिए हैं, और आपके मुताबिक सनातनी हिंदू हैं, और सनातनी हिंदू की ड्यूटी है कि वो हक अधिकार की बात ना करे, सिर्फ सेवा की बात करे, वोट की बात करे। जीत अंजुम एक पत्रकार है, उसने कहा ये तो सेवा करते ही अच्छे लगते हैं, इनको हक अधिकार और उच्च पदों पर नहीं बिठाना चाहिए, वहां ये कौशल नहीं है। जबकि इस देश की मिसाइल बनाने वाला, इस देश का सबसे स्टार्टिंग में हवाई जहाज तक बनाने वाला अगर कोई था, वो बैकवर्ड क्लासेस के लोग, जिन लोगों ने इस देश की जंगे आजादी में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उधम सिंह कंबोज, धन सिंह कोतवाल और राजा नाहर सिंह, अपने गुलाब सिंह सैनी, राव तुलाराम, जलकारी बाई, अवंती बाई, ये सब बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे। जब हम युद्ध लड़ने में कौशल रखते हैं, भगत सिंह तो जट उससे था भाई, ना वो ब्राह्मण है, ना वो वैश्य है, ना वो क्षत्रिय है, तो पीछे कौन सा वर्ण बचता है? तो पीछे बचता है शूद्र वर्ण। ये सब शूद्र वर्ण के लोग थे।
इनमें एक आध को छोड़ करके यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस भी कायस्थ जाति से था, वो भी इसी वर्ण में आता था। ब्राह्मण बताया जाता है वो तो। नहीं, वो बनावटी बनाते हैं उसको, लेकिन वो पूरे समूचे देश के लिए लड़ा। लेकिन हमारा इतना कहना भर है कि भाई मुझे 28 साल तो सीधे सीधे हो गए हैं इस भेदभाव को देखते देखते। बंसीलाल से भेदभाव मतभेद हुए। बंसीलाल से कैसे मतभेद आपके इस मसले को लेकर के हुए? 5 भर्तियां देखी मैंने। पुलिस की भर्ती देखी, लेक्चरर, इनके संस्कृत टीचरों की भर्ती देखी, जेबीटी टीचरों की भर्ती देखी, क्लर्कों की भर्ती देखी। सब भर्तियों में बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग लगते भी थे थोड़े बहुत ना, वो भी फिर क्षेत्रवाद की भेंट चढ़ जाते थे या मतलब जातिवाद की भेंट चढ़ते थे। हमेशा का रवैया ये था कि जब भी कोई भर्ती होनी, हमारे लोगों के साथ बार्गेनिंग होती थी कि आप 2 सीट ले लो, आप 1 सीट ले लो, आप 3 सीट ले लो। भाई हम कोई इनको दलाली, भाई हमने कितने बार कहा कि भाई आप हमारे एरिया से लगा दो, आप ही लगा दो, लेकिन इनका हिस्सा जो 60% है या 52% है बैकवर्ड क्लास की और 27% रिजर्वेशन है, कम से कम वो तो पूरी रखो। लेकिन क्लास 1 और 2 में अभी तक हरियाणा के अंदर अभी भी BCA की जो हिस्सेदारी है वो 10% है और BCB की हिस्सेदारी 5% है। यानी 60% लोग 27% की रिजर्वेशन को भी 15% में समेट रखा है। जहां आदेश देने वाली सीटें हैं, जहां प्लानिंग करने वाली सीटें हैं, जहां पर कमांड करने वाली सीटें हैं, वहां पर हम योग्य नहीं है। सैनी साहब, एक बात अक्सर गांव देहात में सुनते हैं कि बंसीलाल तो यहाँ तक कहते थे कि अगर नौकरी चाहिए तो जाटनी के पेट में तो जन्म, इनके भागड़ी भाषा में कहते थे। क्या ये जो कहावत है ये सच है या वैसे? देखिए, जब हम भर्ती देख रहे थे तो तब ये बीमारी देख करके ही तो हम उससे खफा हुए, और जब खफा हुए तो उसने हमें पार्टी से निकाल दिया। फिर हमने सारे इकट्ठे होकर के, जितने भी हम 12-15 आदमी थे, हमने बंसीलाल को हटाया और नेक्स्ट चुनाव में चौटाला को बना दिया। चौटाला भी 3205 जेबीटी टीचरों में यही काम कर रहा था। या तो अपने चमचे कड़छे, अपने क्षेत्रवाद, जातिवाद, और या फिर मतलब जो है ना आई वाश करने के लिए 1-2 MLA के। और उसी भेदभाव की वजह से जब हमने विरोध करना शुरू किया तो हमारे खिलाफ इंक्वायरियां खोल दी। इंक्वायरियां जो सरकार के, जिसके सर पे पगड़ी रखने वाले लोग हैं, चीफ मिनिस्टर बनाने वाले लोग हैं, उनकी इंक्वायरियां खोल करके उनको अंदर करने के लिए मंसूबे पड़ता है। एक IG मलिक था, महेंद्र सिंह मलिक, उसको ये आदेश देकर राजकुमार सैनी बाई हुक एंड क्रुक कैसे मुझे अंदर चाहिए, मेरे को वो कहने लगा। किसने कहा था ये जो DGP था, जो विजिलेंस का IG था। आदेश किसके थे? विजिलेंस का जो IG था उसने मेरे को बताया कि भाई मुझे नौकरी करनी है, चलो मैं तेरा वहां जाके समझौता करवा देता हूं। मैंने कहा मेरा तो कोई ऐसा झगड़ा नहीं है जो मेरा और उसका कोई खेत का रोड़ा है या लेन देन का रोड़ा है। वो चाहता है कि मेरे सामने कोई हिस्सेदारी की बात ना करे, और हम कहते हैं कि अब हम हिस्से के मुताबिक इस संविधान में लिखा हुआ। बोले भाई फिर जो है ना आपको मेरी नौकरी करनी मजबूरी हो रही है, मुझे आपको अंदर करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आप अपनी नौकरी बचाओ। पीछे ओम प्रकाश चौटाला थे, किस CM की? ओम प्रकाश चौटाला जी। मैं कहा आप अपनी नौकरी बचाओ, मैं जमानत करा लूंगा। बोले मेरे भी 2 बेटे हैं भाई, मैं अगर ऐसा करूंगा तो कोई ऊंच नीच घट जाए, आपके कागजों को देख करके कहीं आपकी मेलाफाइड इंटेंशन साबित नहीं होती। सब मामे फूफे जीजे साले सब की इंक्वायरियां हुई, एक कमरा भर गया कागजों का। और उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो उसने समझौते की बात रखी। मैंने कहा मैं लड़ूंगा, मैं इस तरह की मतलब जो है ना अपनी जमीन के खिलाफ जो है ना किसी के बिना कसूर से किसी के घुटने को हाथ नहीं लगा सकता, मेरे तो जमीन ही मर जाएगी। तो इन सारी बातों को लेकर के ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की जेल काट के आया। ये मामला वही भेदभाव का था, और उस भेदभाव के चलते उससे खपा हुए हम कांग्रेस में गए। कांग्रेस में भजन लाल भी उसी समाज से है,
वो नकली तौर पर लोगों को बताता है। नहीं, वो तो गैर जाट राजनीति की बात करता वो था। करता था और गैर जाट राजनीति की बात। बिश्नोई बन के, बिश्नोई कोई जात नहीं है। जो सुना जाता है वो यही कहा जाता है कि गैर जाट की जो राजनीति की प्योद लगाई है वो भजन लाल ने लगाई है। कुलदीप जी, खंडेलवाल साहब, उसके गांव जाके पूछ लो, वो मानगुत्तर से जो है ना उसी समाज से है। और जब जाट धर्मशाला में हिसार में उद्घाटन हो रहा था तो लोग उसके विरोध कर रहे थे, बोले मैं असली हूं तुम नकली हो। उस ये वर्ड उसके हैं। यानी कि वो राजनीति स्थापित अपनी कर रहे थे, क्योंकि एक सामने वो लोगों को मूर्ख बना करके, एक तरफ देवीलाल था, दूसरी तरफ बंसीलाल था, तो जाटों के बीच में वो अगर लीडर बन सकता था तो वो गैर जाट के तौर पे बन सकता है, इसलिए अब उसने अपनी जाति ही चेंज कर ली। जैसे मोदी ने कर रखी ना जाति चेंज। मोदी किस जाति से? मोदी बैकवर्ड बन रहा है और घांची जाति से है जो अपर कास्ट में आती। 2 साल पहले उसने बुलाया। ऐसे तो अनेकों गांधी बन रहे लोग, भाई फिरोज खान की औलाद है और गांधी बन रहे हैं। ऐसा तो अक्सर देश में चलता रहा है। कोई मतलब जो है ना अपनी जात छुपा करके दूसरे के लोगों को लुभाने के लिए लग गया। भजन लाल से आपका कैसे आपस में विवाद हुआ फिर? भजन लाल को मैंने 200 गाड़ियां उसके पीछे लगाई उत्तर हरियाणा में, सभी रैलियां मैंने कराई, पूरा फीडबैक दिया जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने। यहां तक कि एक बार यमुनानगर के इलेक्शन में भूपिंदर हुड्डा मेरे को कहने लगा, ते जहां घूम रहा है मैं तेरे को एंट्री तक नहीं होने दूंगा, क्योंकि उससे पहले अध्यक्ष भूपिंदर हुड्डा थे, फिर उसको हटा के उसको बनाया गया था। तो मैंने कहा फिर मैं जाऊं, आज तो नाकशाक आपकी है, अगर आप जीतेंगे हारेंगे तो आप ही का बट्टा। तो फिर वो चुप हो गया। तो इन बिटवीन जो है ना भजन लाल जिन लोगों जिसको अपनी सीट दिलवाना चाहता था नारायणगढ़ से, मैं प्रयास कर रहा था, मिली उसको भी नहीं। वो सौदेबाजी में चली गई, वो चली गई मतलब जो है ना खरीद फरोख्त में। और यहां तक के मैं घर कह के आया था, टिकट की घोषणा होगी CWC में मेरी फाइनल होगी, और जब सुनामी आई तो सोनिया गांधी चली गई कहीं तमिलनाडु, और इस बीच में लोग आत्महत्या करने लगे, और इस बीच में कुछ सीटें ये सेल कर देते हैं। सारी पार्टियों की बीमारी यही है। तो सैनी साहब, जैसे भजन लाल, फिर बंसीलाल, देवीलाल, और अब जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय सिंह चौटाला, तो वो बीमारी अब भी खड़ी है जो पहले थी। ये बीमारी तो इस देश की नासूर है, जात पात। ये इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, रूस, चीन, कहीं इस तरह की बीमारी नहीं है। थोड़ा बहुत भेद गोरे काले का होता है, लेकिन ये एक ही सिस्टम में वही गोरे हैं, वही मतलब जो है ना, कोई कुम्हार बना दिया, कोई लोहार बना दिया, कोई पंचाल बना दिया, कोई सैनी बना दिया, इस तरह का। और जातों में जात और जात में उपजात, उपजात में गोत्र, ये सारा मोहन भागवत ने कहा कि ये सब हमने अपने फायदे के लिए बनाया। आप ये देखिए, जब ये लोग कहते हैं, ये शास्त्रोन्मित है बात। शास्त्र, एक दिन मैंने कहा कि ये शास्त्र फिर किसने लिखे? बोले भगवान निमित्त। मैं कहीं भगवान किताबें लिखता है? मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा क्या भगवान किताबें लिखता है? तो सभी ओर से एक ही मतलब कमेंट मिला कि नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। तो फिर लिखने वाला कोई आदमी था जिसने लिखा ढोल कुवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना अधिकारी, सीधा जातिवाद लिख रखा के जैसे ढोल को पीट के काम लेते हैं वैसे ही नारी को, शूद्र को, पशु को और कुमार को पीट के काम लिया जा सकता है। पूजिए विपर सकल गुणहीन, मत पूजिए शूद्र सकल गुण प्रवीण। कितना गुणों से सफल अकल वाला हो, सुंदर हो, तो वो पूजनीय नहीं है। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है, चाहे चंडाल और डकैतो। ये जातिवाद है। इस जातिवाद को लिखने वाला पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि नाम का एक ब्राह्मण, उसने ये शास्त्र 2200 साल पहले सब कुछ उसकी रचनाएं हैं, जिसको भगवान वाल्मीकि बोला जाता है, जिसको वो भगवान, जिसको हमारा वाल्मीकि समाज अपना कह रहा है, वो वाल्मीकि नाम का ब्राह्मण है पुष्यमित्र संघ के दरबार में, जिसने 2200 साल पहले
अब देखिए ये कहते हैं, ये सुनो, ये कहते हैं, ये जो वाल्मीकि समाज कहता है कि वाल्मीकि भगवान हमारा है, आप कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण समाज से है, तो अलग बात है। वो दूसरा है। जो ऋषि वाल्मीकि है, मैं ऋषि वाल्मीकि जी, वो एक संत है। वो वाल्मीकि, वो इस रामायण को लिखने वाले नहीं है, वो तो शातिर थे। जिस ऐसा संत पुरुष ऐसा नहीं, कबीर दास देखो, रविदास देखो, या मतलब महर्षि वाल्मीकि देखो, किसी ने भी ऐसी इस तरह की वाणी नहीं लिखी, इस तरह के भेदभाव नहीं लिखे। अगर संत जी ऐसा लिख देते जिसमें मतलब ये भेदभाव के एक आदमी के 10 सिर होते हैं और रावण के 10 सिर हैं, आदमी गर्दन पर हाथी गर्दन लग सकती है, और रामायण कह रही है कि ये जो दशरथ था ये तो नपुत्रिक था, इसके तो मतलब जो है ना रानियां खीर खान, श्रृंगी ऋषि की खीर खाने से गर्भवती हुई। आज ही मैं एक घटना देख रहा था कि जब राम ने कहा कि मैं समुद्र को कहा कि मैंने अपनी पत्नी को खोजने के लिए लंका जाना है, आप मुझे रास्ता दो और बड़े हटो, सूख जाओ आप। उसने कहा नहीं, ऐसा मैं करूंगा नहीं। बोलिया भाई फिर मैं अभी आपको अपना तीर चढ़ा करके आपको सुखा दूंगा। बोलिया ऐसा, वो जो सागर महाराज हैं वो बाहर निकले, सागर देवता, उसने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 इंजीनियर हैं, उनसे आप पुल बनवा लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा, उनके हाथ लगाने से पत्थर पानी में तीर जाएंगे। बोलिया भाई अब प्रतंचा के ऊपर मैंने तीर चढ़ा दिया, इसे कहां छोड़ू? ये शास्त्र निमित्त बात कर रहा हूं ना जी। बोलिया भाई इधर तो छोड़ेगा तो बहुत जीव जंतु ये सूख जाएगा, समुद्र बहुत जीव जंतु मर जाएंगे, आपको दोष लगेगा। इधर अहीरों का गुंचा राज है, उधर उधर छोड़ दें, ये सारे नीच लोग हैं और उनके सब बैल गाय भैंस बछड़ा सब सारी जाति खत्म कर दी। वहां भी जाते, वहां जाके भाई वहां तीर छोड़ दे, उधर उधर नीच लोग हैं जो आपका स्मरण नहीं करते। ये तो शास्त्रों में लिख रखा कि समुद्र बोलिया करा था, पक्षी भी बोलिया कराते, मैल से बच्चे बन जाते, कुसा से भी बच्चे बन जाते। यहां इस देश में एक भी मतलब देवी देवता परा पाकिस्तान की तरफ नहीं गया, सारे अपनी साइड में रह गए। वहां मतलब जाना इनको कोई पता नहीं, कोई बैरियर था इनका या इनके पास मतलब इनको वहां पर जाने का वो नहीं मिला। आप जो ये बातें कह रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? क्योंकि आज तो छोटी सी बात पे FIR हो जाती है, सरकारें पीछे पड़ जाती है, आपको डर नहीं लगता? ऐसा कुछ पहले कई बार कर ली, मैं कोर्ट में जाके पूछता हूँ कि सबूत लाओ। होमोसेपियन इस देश में होमोसेपियन, ओ माय गॉड, फिल्म की 70 साल मतलब 70,000 साल से पीछे आदमी ने अपने ब्रेन का विकास या अपने ब्रेन का इस्तेमाल शुरू किया था। उससे पहले तो खाना खोजना और सोना था। उसके पहले जब ये कह रहे, जब उससे पहले मानव को पता ही नहीं था कि मैं इंसान हूं, जानवर हूं, पशु हूं, तो किताबां लिखने वाला कौन था? जी 2 लाख साल पहले किताब लिख दी, रामायण लिख दी, ये लिख दी लाखों साल पहले। जब होमोसेपियन की जो इस मानव की जो गति है ब्रेन के इस्तेमाल करने की, वो 70,000 साल से पीछे है। सनी साहब, आप जो कांसीराम का एक लाइन थी, राजनीतिक लाइन थी, पॉलिटिकल लाइन थी, उसी को तो नहीं आप रास्ता बना रहे हैं? जिस बहुजन ये देखना कांसीराम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं वही कह रहा हूँ कि आप तो उसी बहुजन समाज की राजनीति की कहीं ना कहीं शुरुआत मान के चलेंगे। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरा जन्म आपके मुताबिक, उनके मुताबिक मैं नीच जाति या कुल में पैदा हो गया। ये मेरे माँ बाप को पता होगा कि ये नीच थी, ऊंच थी, लेकिन मैं मरूंगा नहीं नीच हो गए। जो सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड का धर्म है वो है बुद्ध धम्म, जिसने दुनिया को कहा हियर इज ए नो सोल
देयर इज ए नो गॉड, वहां कोई परमात्मा नहीं, यहाँ कोई आत्मा नहीं। उसने कहा था बुद्धो सनातनो के मतलब सच के साथ जुड़ो। गौतम बुद्ध ने वर्ल्ड के, आज मैं अभी वियतनाम से आया पिछले दिनों, वियतनाम, कंबोडिया में, सिंगापुर, मलेशिया और इधर बर्मा, सिलोन, इन सब में, चाइना, अभी जर्मन वहां नहीं जा सका, जापान 100% बुद्धिस्ट कंट्री है। आज वर्ल्ड की विज्ञान की अगर कोई बात करेगा, टेक्नोलॉजी की बात करेगा, तो आज बुद्ध के उपासक जो विज्ञान से, तर्क से वास्ता रखते हैं, वो आज पूरे विश्व की 70% टेक्नोलॉजी उनकी देन है। अगर चाइना भी मल्टीप्लाई करता है टेक्नोलॉजी को, तो उनकी नकल मार करके फिर मार्केट में उतरता है। जो जापान हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम डाल करके 1945 में सारा नेस्तनाबूद कर दिया था जापान, आज उसका कर्जदार वो अमेरिका भी है जिसने उस पर बम डाले थे। वहां के लोग आज भी 130 साल तक की जिंदगी बड़े आराम से खुशहाल जीते हैं। क्या है कि सारी देवियां हमारे पास हैं, शिक्षा की भी सरस्वती, धन की भी लक्ष्मी, शक्ति की भी दुर्गा। सारे इन देवी देवताओं के पास कोई अपनी सवारी भी नहीं थी। कोई इंद्र जी कौए पर बैठा थे, काली भैंसे पर बैठा थी, दुर्गा शेर पे बैठा थी, ये कमल पे बैठा थी, गणेश जी चूहे पे बैठा थे। 5 मिनट में देखिए ऐसा ऐसा कमाल अली गढ़ने और फोड़ने वाला का, शास्त्र लिखने वाला होगा। भोला रोज नदी में नहाने जाता था। एक दिन पार्वती का मन करेगा मैं भी नहा लूं। अब देखा कि कुटिया का दरवाजा नहीं। इन द मीनवाइल उसके दिमाग में आया कि मैं कोई यहाँ पुतला बनाया खड़ा करूं। उसने अपनी मैल से, उन्ना ही नहीं होगी बहुत दिन, तो मैल से पुतला बनाया और पल भर में खड़ा कर दिया तलवार लेकर गेट पे। अब इस बीच में भोला आता है, उसे नहीं पता कि हमारा ही बच्चा है। वो उसको रोकता है अपने घर में बढ़ने से, और भोला क्रोधित हो गया उसे त्रिशूल से उड़ा देता है। अंदर पार्वती रोने लगी कि मेरा बच्चा मार दिया। अब 3 त्रिलोकी नाथ जो घटना घट रहा कि जिसने सारी दुनिया पता, उसने अपने बच्चे का ही नहीं पता लगा कि हमारे वाला ही है। और तो पार्वती ने ही बनाया था मैल से। उसने कहा भाई जिंदा कर, इसने पार्वती ने। अब जिंदा करना था, मिट्टी से ही मैल से बना रखा था, फिर जोड़ लेते जब ऊपर सारी शक्तियां। नहीं, कहा कोई ऐसा मृत मातृलोक से कोई बच्चे का सर काट के लो जो इसको लगाया जाए। जो मां अपने बच्चे से मुंह मोड़ के सो रही है उसका सिर काटो। अब उसके दूत सारी दुनिया में घूम का जाते हैं तो कोई ऐसा मिलता नहीं। महज इत्तेफाक आके वो उन्होंने जब जवाब दिया तो उसने कहा अरे जानवरों में देख लो कोई। तो बैल, बकरी, भैंस, कुत्ती, बिल्ली सब अपने बच्चों को लेके आगे मतलब प्यार दुलार में, लेकिन हथनी की टांगे लंबी चौड़ी थी और उसके बच्चे के भी, तो वो पीठ में लाके सो रहे थे, उसका सर काट ले। सर काट के भोले ने कहा कि लो भाई, और वो सर उस बच्चे पे लगा दिया और कहा भाई अब पहली पूजा तेरी होगी, और गणेश जी उसको बना दिया। 5 मिनट में मैल से बच्चा बन गया, तलवार लेकर रक्षा पर खड़ा हो गया, फिर उसका कत्ल हो गया, और 5-10 मिनट में ही किसी हाथी का सिर काट के उसके ऊपर फिट कर दिया और 100 ग्राम के चूहे पे बैठा दिया। अब बताइए इन शास्त्रों को अगर मूर्ख से मूर्ख भी पढ़े, देखिए पढ़ तो मूर्ख ही रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो है ना, इसमें तो देखो आप जो वेल एजुकेटेड हैं, चाहे आईएएस है, आईपीएस है, बड़े बड़े जज हैं, वो भी इन चीजों को मानते हैं। आप ये तो महज इसी देश की विडंबना है ना। लड्डू गोपाल की कहीं इधर पता नहीं कौन से शहर में बाजू टूट गई, उसका पीजीआई के डॉक्टर पट्टी करने जा रहे पत्थर की मूर्ति के। अच्छा, अब बताइए इस देश को कैथल में भी फिर ये फकीर क्यों रह गया? परीक्षा दिलवाई और उसको पेपर दे के इनके पास करवाया, कुछ ऐसी खबर मैंने भी देखी ना, ऐसे चल रहा।
लेकिन भाई इस देश की गरीबी का कारण, जहां सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा नहीं है, सारा पैसा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, रूस, चीन, जहां ना सरस्वती, न लक्ष्मी, न दुर्गा, सारी शक्ति उनके पास है, सारा पैसा उनके पास है। हमारे बच्चे वहां झाड़ू मारने भी जाएंगे तो भी यहाँ के आईएएस से ज्यादा पैसे सैनी कमाएंगे। साहब, मेरा फिर वही सवाल जो बीच में रुक गया, आप बता नहीं पाए कि बहुजन की जो लाइन है, कांसीराम की जो राजनीति है, क्या उसी राजनीति को फिर राजकुमार सैनी जिंदा करेंगे? सही बहना में तो मित्रों, आप सब सुन रहे हैं, मिसाल कभी बुझा नहीं करती। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अगर इस समाज को 150 वर्ष जन्म पहले लेकर के चेताने का काम किया था, उसी लाइन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पकड़ा था और उसी के अनुरूप एक एक बात संविधान में परोई। लेकिन संविधान लिखने के बाद बाबा साहब खुद बड़े चिंतित थे कि अगर यह संविधान गलत हाथों में चला गया तो इस संविधान के इतना अच्छा होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, राज वही हो रहा है। उसी भेदभाव को दूर करने के लिए आज हम बहुजन समाज के उन लोगों को जो दोष देते हैं अपर कास्टों को, मैं कहूंगा कि अपर कास्टों का दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। बाबा साहब ने तो जो आपको देना था वो दे दिया। लाखों करोड़ों बहनों को रक्षाबंधन से रक्षा होगी या नहीं, लेकिन उसने बिना कोई रखड़ी बांधे अपनी बहन बेटियों को सबको पिता की जायदाद, पति की जायदाद में हिस्सा दिया। कोई पति भी अगर औरत के साथ जलालत करे तो उसे तलाक का अधिकार है, मुआवजा लेने का अधिकार है। आज हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख करके जज बन सकती हैं, एसपी डीसी बन सकती हैं, चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति तक बन सकती हैं। तो ये हमारी बहन बेटियां आज भी मानसिक गुलामी के कारण अपने बच्चों को कायर बनाने में लग रही हैं। एक शराबी पिता से ज्यादा खतरनाक वो माँ है जो अपने बच्चे को सुबह शाम कहती है, बेटे दुर्गा की दोख मार ले, सरस्वती की दोख मार ले, तेरे को ज्ञान मिल जाएगा, तेरे को पैसा मिल जाएगा। सैनी साहब, मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि जो बहुजन समाज की जो राजनीति, क्योंकि आपको इस वक्त प्रदेश देख रहा है कि एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी, अलग, तीसरी तरफ आईएनएलडी, वो चौधरियों की राजनीति कर रही है, वो गैर जाट की राजनीति कर रही है। तो राजकुमार सैनी एक ध्रुवी भी बन सकते हैं, वो ध्रुवी कैसे बन सकती है? हम अपने बहुजन समाज को लेकर के बनेगी, कैसे बनेगी? हम अपने समाज को जगाने के, मैंने 3 दिन पहले जंतर मंतर पर 19 तारीख को धरना एक दिया था। उस धरने के स्पष्ट संकेत थे कि भाई ब्राह्मण आप हो नहीं, वैश्य आप हो नहीं, क्षत्रिय आप हो नहीं, तो पीछे कौन बचता है? पीछे बचता है शूद्र समाज, चाहे वो कोई वाल्मीकि धानक है और चाहे कोई गुज्जर, यादव, सैनी या पंचाल लोहार है। ये सब बहुजन के लोग हैं जो इस देश में जब मुगलों का राज आया तो माइग्रेट होकर के मुसलमान बन गए, और अब जब अंग्रेजों का राज आया तो बहुत सारे ईसाई, क्रिश्चियन बन गए। आज लोग इनको सनातनी बनाने पे लग रहे हैं, लेकिन जब हक की बात आती है तब ये सनातनी नहीं है। ब्राह्मण बहुत जल्दी जल्दी धर्म बदलता है। पहले आर्य आए, आर्य बन गए, फिर ये मतलब ब्राह्मण बने। ब्राह्मणों से भी इन्होंने देखा कि लोग इधर उधर ना बहुजन हो जाएंगे, ये गोद एक जाति है, तो ब्राह्मण के बाद फिर ये मतलब जो है ना सनातनी बन गए, ना हिंदू बन गए। ब्राह्मण से अब हिंदू बने, हिंदू से भी अब आगे ये सनातनी बन गए। ये बहुत जल्दी जल्दी लोगों को, क्योंकि पढ़े लिखे थे, इन्हीं को अधिकार था पुस्तकें लिखने का, इन्हीं को अधिकार था समाज को संचालित करने का। जब मुगल थे तब भी ये उनके मतलब तानसेन, मान सिंह और टोडरमल और बीरबल, ये सब ब्राह्मण ठाकुर ही थे बढ़िया, जो भी उसके नवरत्न थे। और जब आप देखिए विडंबना, तुलसीदास दुबे की रामायण को लेकर लोग बहुत सारे सवाल लोग करते हैं कि यही सब कुछ है, इसी ने मतलब रामायण लिखी है जो वास्तविक तौर पे। अब तुलसीदास दुबे की मृत्यु हुई 1523 में। 1523 में मुगलों का राज था। मुगल शासन के अंदर मतलब अकबर से, जहांगीर से और औरंगजेब तक ये जो शासन था,
इस शासन में मान सिंह, तानसेन, टोडरमल, ये सारे लोग वहां उनके सिपे सलार थे। औरंगजेब के प्रति तो यहां तक भी लोगों ने मतलब जो है ना दूरभाषी बात करी, जबकि उसके समय में बहुत ज्यादा मंदिरों को भी बनाया गया। जो उसने जितने बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट किया, लेकिन कहा गया कि वो 100 जनेऊ और चोटे काटने के बाद ही रोटी खाता था। तो फिर जब वो 100 जनेऊ और चोटे काट करके रोटी खाता था तो उसके खिलाफ क्यों नहीं लिखा? जब उनके राज में तुम सर्वे सर्वा थे, उनके खिलाफ 2 लाइन लिख देते। ये ढोल गंवार सुधर पशु नारी की ये चौपाई लिखने की क्या जरूरत पड़ी थी? 788 ईस्वी में यहां 712 ईस्वी में मीर कासिम ने इंडिया पे चढ़ाई करी, मुगलों की पहली चढ़ाई। और उस चढ़ाई में ये तो पानीपत के ग्राउंड में यहां अनुष्ठान कर दे रहे शुभ मुहूर्त निकालने का, और उसने ऊपर में बाईपास होगा मेड जाएगा और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। फिर जब उसने कत्लेआम मचाया तो ये जाके छुप गए, कोई बद्रीनाथ, कोई अमरनाथ, कोई केदारनाथ। अब वहां भी राशन पानी चाहिए था, इन्होंने अपना जाल फैलाना फिर शुरू किया। 788 ईस्वी में प्रथम बार भारत के शंकराचार्य बने और उसने शंकराचार्य ने 4 धाम यात्रा की घोषणा करी। 4 धाम यात्रा पर सबसे पहले श्रवण, 4 धाम नहीं थे तो श्रवण नहीं गया। 4 धाम यात्रा पे सबसे पहले श्रवण गया, अपने वंदे माँ बाप को लेके तीर्थ यात्रा पे। जब उसके माँ बाप को प्यास लगी और नदी में पानी लेने गया तो शब्द भेदी बाण चलाता था दशरथ। दशरथ ने उसका तीर मारा, गढ़े की आवाज आई नदी में से, तो तीर गढ़े का लगना चाहिए था, वो श्रवण का लग गया कैसे? लेकिन सवाल तो कोई करे ना, लेकिन श्रवण वहां मार दिया और वो पानी बुलाने के लिए उनको बूढ़े माँ बाप को ले गया, उन्होंने श्राप दिया। अब इसका मतलब दशरथ के पास तब तक बच्चे नहीं थे जो श्राप दिया, तो उसके बाद राम आया। जब 788 ईस्वी में 4 धाम यात्रा स्टार्ट हुई, उससे पहले 4 धाम यात्रा का कोई वर्णन नहीं। उसमें श्रवण गया पहले, उसका 3 मारे दशरथ राम उसके बाद ही आया होगा। अब बताइए, उंगा तुलसीदास लिख रहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। यानी इतने संत समाज खड़ा है और तुलसीदास चंदन घिसा रहे हैं सिल पत्थर पर, और तिलक करने के लिए भगवान राम रघुवीर सामने खड़े हैं। 788 में भी राम, 1526 में 23 में मरने से पहले ही लिखी होगी उसने अपनी ये चौपाइयां, तो 1500 के इर्द गिर्द या 1510 इर्द गिर्द में तब भी राम। और आर्यभट्ट ने 0 की खोज करी और ने कह रहे कि भाई 100 दशरथ रावण ना 10 सिर रावण के थे और 100 बच्चे गंधारी के थे, तो मैं 0 कहां से लगी? यहां तक की कल्पनाएं हैं। अगर मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, बराह पुराण, विष्णु पुराण, इनमें सबसे पहली पुराण है मत्स्य पुराण। अगर मत्स्य पुराण का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें मछली के पेट से भिंडरक ऋषि पैदा हुए। भिंडरक ऋषि पलोपली मतलब जुआन होगा, पूजा तपस्या में बैठ गए। उसकी कुटिया के आगे एक सिंह वाले कोई हिरणी चल रही थी, बड़ी सुंदर लगी, उसने उसके साथ सहवास करा, उसने उसका गर्भ धारण हो गया, उसने एक सिंह वाले बच्चे को जन्म दिया, जो बाद में श्रृंगी ऋषि कहलाया। श्रृंगी ऋषि की खीर खाने से 3 रानियां गर्भवती हुई। ये वही श्रृंगी पुष्यमित्र शुंग ही श्रृंगी ऋषि बनया। उसने ये सारी कल्पनाएं जितनी थी इस निचले तबके को दबाव में ला करके मानसिक गुलाम बना दिया। जितने बौद्ध भिक्षुओं के थे, बौद्ध संघाराम थे, बौद्ध स्थलियां थी या बौद्ध भिक्षुओं के मंदिर थे, उनमें सब में कत्लेआम होया। यहाँ से जितने बुद्धिस्ट थे वो सारे बाहरले देश में भाग गए
और जहां जहां बुद्ध गए, बुद्धि गई, जहां जहां दिमाग गया, जापान, चीन, रूस, इन्हीं देशों में, कंबोडिया, चाइना, रशिया, इन्हीं देशों में है, ये सबसे आगे यही देश निकल गए। क्योंकि मूर्खों को तो आज भी अगर कोई पूछ लेगा, वो तो आज भी यही बात करते हैं। जो आपने बहुजन की बात करी है, तो इनको तो लोगों ने सारे स्कूल बंद करके कावड़ा ढोने पर लगाना। कभी खाटू श्याम पे, पहले कभी खाटू श्याम का इधर रोड़ा नहीं था, न गणपति बप्पा मौर्य का रोड़ा था, ना कभी लड्डू गोपाल के बारे में पता था। अब कलिंगी ऋषि आ गया। ये जो जिस स्पीड से हम समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे 2 गुनी स्पीड से मानसिक रोग पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी राजनीति का अगर कोई प्लेटफॉर्म और आधार है, वो है धार्मिक धर्मांधता और लोगों को मूर्ख बनाकर, मतलब जो है ना, सीधे तौर के ऊपर उनको कर्म योगी नहीं, मानसिक रोगी बना करके राजनीति करना है, हिंदू मुसलमान करना है। और जो तार्किक ज्ञान है वो इस देश में ना आए। ये हिंदू राष्ट्र स्थापित कौन सा करना चाहते हैं, जिसमें ये पहले कहते थे कि भाई हिंदू राष्ट्र में हम बराबर बैठ नहीं सकते थे, शुद्ध शिक्षा ले नहीं सकता था, नारी जाति तो बिल्कुल शिक्षा किसी भी समाज की नहीं ले सकती थी, और यहां तक के हम पानी तक भी मतलब तालाबों में नहीं पी सकते थे, जिन तालाबों में कुत्ते पानी पीते थे। इस प्रकार का वातावरण ये अब भी चाह रहे हैं कि हमारे को सारा कुछ, सारे जज इनके, सारी मीडिया इनकी, सारे MP MLA इनके, सब कुछ इनके पास, इतने में इनको समझ लो अभी तक इनका पेट भरा नहीं। ये वही चाहते हैं कि ये हमारे पैरों पर गिर के गुलामी करें और हमारे लिए दिन और रात हाड़ तोड़ मेहनत करें। आज बाबा साहब ने इतने महापुरुषों के विचारों को वर्णन करके, कांशीराम ने इस देश के अंदर, इस उत्तर भारत के अंदर एक जलवा खड़ा कर दिया, जिसके मुताबिक लालू ने सरकार बनाई, बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा पर कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर बने, फिर लालू बने और मुलायम जी बने, और इसी प्रकार की विचारधारा जो आज भी हम कह सकते हैं कि ये अगर हमारे हरियाणा के अंदर भी अगर हम देखें कि बैकवर्ड की वोट को साधने के लिए ही हमारे भाई को पकड़ना पड़ा, अन्यथा ये किसी भी कीमत पर सरकार हरियाणा में नहीं बना सकते थे। सैनी साहब, जिस तरीके से आपने तमाम मुख्यमंत्रियों के नाम लिए हैं, एक मुख्यमंत्री ताऊ देवीलाल भी कहा जाता है, उनको भी मसीहा कहा जाता है, लेकिन देखिए उसने जो है ना लोगों को इस विषय पर तो जागृत किया था कि भाई मतलब अपने हक और अधिकार, जो मनुवादी व्यवस्था है उसमें हम बोल नहीं पा रहे। तो जो भी निकले वो कांग्रेस में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ब्राह्मण, जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी तब वो वहां जमावड़ा था, आज वो जमावड़ा बीजेपी में है। ये कल इधर से इनकी जाति दिखेगी सबसे पहले आगे वहां खड़े मिलेंगे। देवीलाल को लेकर के एक किस्सा और है कि जिस वक्त मंडल और कमंडल को लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ था, और लेकिन वहां तो देवीलाल ने इस गरीब तबके के साथ द्रोह, मतलब दोष ये है उसका कि उसने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसके खिलाफ सरकार गिराई। सरकार गिराकर 150 बसा तो कल्ले सोनीपत डिपो में फूक दी थी, पूरे हरियाणा में आगजनी करी, और इस बैकवर्ड समाज के खिलाफ उसने पूरा मतलब जो है ना अपना वो विरोध प्रदर्शन करवाया, और हमारे ही लोगों से करवाया, पेड़ काट के डाल दिया, ये कह के अभी चमारों को कुछ और रिजर्वेशन दे रहे हैं। हमारे लोगों को रिजर्वेशन का दूसरा मतलब यही था कि ये तो सिर्फ रिजर्वेशन तो चमारा का हक है, जबकि कांशीराम जी बाबा साहब ने तो सबके लिए। ताऊ देवीलाल को पिछड़ा वर्ग भी मानता है, लेकिन ये जो बात है ने कि मंडल आयोग तब लागू हो रहा था, तब पिछड़ा वर्ग को हक मिल रहा था, तो ताऊ देवीलाल ने हक नहीं मिलने दिया, फिर भी वो मसीहा की कैटेगरी में क्यों खड़े किए जाते हैं? देखिए मूर्खों को तो जब पत्थर पुजवाने वाले पत्थर पुजवा सकते हैं, वो तो फिर भी इंसान था। उसने लोगों को पेंशन की शुरुआत करके किसानों के लिए किसान करके, किसान तो वैसे
उस बाद बड़ा समाज तो जाटी समाज था किसान के नाते, लेकिन जो सा मूंगफली की रेडी लाने वाला था वो भी अपने आप को व्यापारी समझा, तो उसने व्यापारियों के खिलाफ किसानों के लिए विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किए। राजनीति का दूसरा रूप ये कह सकता हूं कि ये किसी की मैयत के ऊपर खड़ी करते हैं लोग, और दूसरा कहते हैं कि बहुत बड़ा सियासतदान है, इसका मतलब बहुत बड़ा बेईमान है। तो मैं पिछले 28 वर्षों से 5 मुख्यमंत्रियों के साथ मतलब जो है ना बहस कर चुका हूं, और इस विषय के ऊपर समाज के उस तबके के लिए, उस वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं जिसको सभी सरकारों ने आईना या जो सब्ज बाग हैं वो तो बहुत दिखाए हैं, लेकिन जब मिलने की बात आती है तब हाथ खींच करके मोदी भी तो बैकवर्ड का नाम लेके आया। अब कहां गई 2 करोड़ नौकरियां? प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो है ना उसने सारे भेल सेल ये सब बेचने का मतलब काम शुरू कर दिया, चाहे वो एयरलाइंस हैं चाहे वो रेलवे स्टेशन है। जब नौकरी ही नहीं होगी तो रिजर्वेशन किस में होगी? वो सारे बड़े बड़े साहूकारों के नीचे हमारे लोग फिर वही दिहाड़ी करेंगे। सैनी साहब, एक और राजनीति नई पैदा हो रही है हरियाणा के अंदर। पिछले दिनों जिस तरीके से रजत कंसल के साथ हुआ उसको उकड़ू बिठाया गया, और यानी कि वो एससी समाज की बात कर रहे थे, आप ओबीसी की बात कर रही हैं। रजत कंसल और राजकुमार सैनी मिलकर के क्या एक नई राजनीति, एक नई ध्रुवी खड़ी कर सकते हैं? अभी एक पिछले दिनों इधर उत्तर प्रदेश में भी एक व्यक्ति यादव समाज का जिसके मुंह पे पेशाब तक किए गए कि ये कैसे मतलब पूजा पाठ कराने के लिए, क्योंकि 100% अधिकार वो अपना मानते हैं इस सिस्टम पे। तो हमारे बहुजन नायक जितने भी हैं उनमें संघर्षरत चंद्रशेखर रावण भी है, रजत कंसल भी है, हमारे साथ बीपी मौर्य, अशोक मौर्य, एक ये स्वामी प्रसाद मौर्य, विनेश ठाकुर। और मैं हरियाणा की राजनीति की बात कर रहा हूं क्योंकि आप समझिए एक बात को, बीजेपी ने जहां ओबीसी को कैच कर लिया है, नॉन जाट को जिसको कहा जाता है, दूसरी तरफ कांग्रेस में आइए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जाट राजनीति की बात करता है, अभय सिंह चौटाला जाट राजनीति की बात करता है, दुष्यंत चौटाला जाट राजनीति की बात करता है। जो अब एक अलग राजनीति हो सकती है तो वो एससी और ओबीसी। अब एससी के अंदर भी इन्होंने सेंध लगा दी, एससी और डीएससी कर दिया है, डीएससी बीजेपी की तरफ है। तो एससी जो यानी कि जो रविदास समाज है हाल फिलहाल, उसे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है कि जाए तो देखिए रजत कंसल जो है ना उसके बारे में अगर अब मैं बात करूं तो हम हरियाणा के अंदर एक प्रयास हमने पहले भी किया। मैंने जब गुंडागर्दी भेदभाव के खिलाफ पार्टी बनाई थी उसके 8 रैलियां लोकतंत्र सुरक्षा मंच के तहत हुई, और फिर उसके बाद 2018 में पानीपत के ग्राउंड में पार्टी बनी सबके सहमति से। उसने 3 चुनाव, लोकसभा, विधानसभा और बाई इलेक्शन 3 चुनाव भी लड़े, और मायावती से हमने समझौता कर दिया। लेकिन अभी हमारा जो आज हम जो जिस विषय में मित्रों हम बात कर रहे हैं, ये दोष हमारा है, हम जागृत नहीं है। हम लांगड़ वाले पंडेर बाबे के पीछे जो चौथी पास है वो आपको सब कुछ बता रहा है कि तेरा भविष्य यहां है, तेरे मकान की चौखटी इधर होगी, तेरे इधर। अमेरिका में किसी पंडित से पूछ लिया किसी पत्रकार ने कि आपके खिलाफ इतने आपने प्रतिबंध लगा रखे हैं, कोई विरोध नहीं हुआ? बोला कोई हमारा विरोध कैसे दर्ज करेगा? जो खुद बच्चे पैदा करते हैं बैकवर्ड दलित समाज के लोग, उनका नाम नहीं रख सकते, अपनी कमाई करके घर बनाते हैं, घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यहां तक के अगर कोई घर में मर जाए हमारे बिना उसके पैरों में जब पैसे चढ़ जाएंगे, हम कहेंगे कि हाँ अब इसे उठा के मस्जिद में ले चलो, तब तक जो समाज अपनी अर्थी उठा कर भी अपने आप में अपना फैसला नहीं ले सकता, वो कैसे विरोध करेंगे? लेकिन आज बाबा साहब के चेले, बाबा साहब के अनुयायी, फूले साहब के अनुयायी, कांशीराम के अनुयायी, बाबा साहब के स्वर्ण अक्षरों में लिखित है
कि भाई 20वीं सदी अंधविश्वास की है, 21वीं सदी में मेरा समाज जगेगा। अभी 21वीं सदी का चौथा हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ, 2025 चला और 2025 में पसीने छूट रहे, जगह जगह बैकवर्ड के दलित के चीफ मिनिस्टर बनाने की मजबूरी हो गई। एक दिन ऐसा होगा कि तुम अपने बलबूते चीफ मिनिस्टर भी बनाओगे, अपने बलबूते शासन प्रशासन में अधिकारी भी बनाओगे। नायब सिंह सैनी भी तो पिछड़ा वर्ग से है। ये मैं कह सकता हूं कि ये उस मूवमेंट को अपनी ओर मोड़ने का मैटर था, जो मूवमेंट उस वक्त कांग्रेस की सरकार में 5 MP 5 सीटें और 2 सीटें तो निकलती 7 सीटें निकलनी थी। जब हमने बैकवर्ड क्लासेस को कांग्रेस के साथ जोड़ा उस मुद्दे पे कि राहुल ने कहा हम भी जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं और जातिगत जनगणना करा के सबका हिस्सा देंगे। लो भाई, एक ही बात 2 प्लेटफार्मों पे क्यों? हमने उनको समर्थन किया और इतने में बीजेपी को उस मुद्दे को चुराने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सैनी को बनाना। सैनी साहब, आप किस नेता को बेस्ट मानते हैं? बड़ा आपके लिए मुश्किल सवाल होगा अब के दौर में। अभय सिंह चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, नवीन जय हिंद, तो किसे आप बेहतर नेता मानेंगे आज के दौर में? अगर मैं ये कहूं ये तो सारे ही बेकार थे तो इसका मतलब मैं ज्यादा अच्छा नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अपने अपने समय में अगर भ्रष्टाचार का प्लेटफॉर्म का जन्मदाता है तो भजनलाल को कहा जाता है, ये क्या पिपे देगा था। और अगर जातिवाद का श्रेय जाता है तो भूपेंद्र हुड्डा और देवीलाल और बंसीलाल को जाता है। अब जातिवाद था तो किसे बेटर कहूं? हम भेदभाव के शिकार हैं तो आज हमारा मुख्यमंत्री नायब सैनी है। तो मेरा मानना यह है कि बहुत आशाएं लगा रखी बैकवर्ड समाज ने, क्या बड़ी मुश्किल से हमारा मुख्यमंत्री बना। भाई भले दिखावे के लिए बनाया या काम के लिए बनाया। अब मैं कहूंगा उन सबसे तो नायब सैनी, मैं बींगे सैनी तो नहीं कह रहा कि भाई बैकवर्ड का पहले बार बना तो क्यों ना नायब सैनी जी, मेरी आपसे आरजू है कि ये कुर्सियां तो आती जाती रही हैं कि कुछ करिश्मा करके दिखा। आज जो हम ये 11% के जूते खा रहे हैं तो इसको हमारे को अगर करना तो आपको 52% चाहिए। अगर 52 नहीं कर सकते तो कम से कम 27 तो क्लास 1 और 2 में कर दे, जो हकदारी है उसे बराबर कर दे। और रहेगी भाई सड़क बनाने की बात, रहेगी भाई काम धंधे की बात, सब सरकारों ने अपने मुताबिक, किसी ने कम किसी ने ज्यादा लोन उठाकर ज्यादा सड़कें बना दी। 55 लाख करोड़ का लोन था, अब 205 लाख करोड़ का लोन हो गया। अब वो सड़कें ही बढ़नी थी उससे और पेट भी पलना था बीजेपी वालों का। लेकिन अब मेरा आपसे यह है कि हमें हिस्सा चाहिए भाई, हमारी लड़ाई हिस्से की है। उनसे ज्यादा अगर आप कुछ करके दिखा देंगे तो लोग हम कहेंगे कि भाई कम से कम एक बैकवर्ड के मुख्यमंत्री ने कुछ कर दिया। अगर आप उनसे भी कहीं पीछे रह गए तो ये लोग माफ नहीं करते। बस इतना ही कह के मैं आपसे विनती करता हूं। अंतिम सवाल है सैनी साहब आपसे, अपील तो कर दीजिए आप जो कहना चाह रहे थे। मित्रों, मैं अपील ही कर रहा था मुख्यमंत्री जी से, और अभी इस बैकवर्ड और दलित समाज के जो जिसको कहेंगे ना बैकवर्ड ना दलित, ये सिर्फ बहुजन समाज है जिसको कांशीराम जी ने उठाया था। उत्तर भारत में ना कोई बाबा साहब को इतना जानता था कि संविधान लिखने वाला कौन है, और ना महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को कोई जानता था। ये तो सिर्फ वाहिद एक युग पुरुष अगर कांशीराम जी ने इस समाज को जगाने का प्रयास किया। लेकिन उस विचारधारा पे इतने बड़े स्टेट के अंदर सरकार बनी, सरकार बनने के बाद वो लोग इतने शातिर हैं कि फिर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के बाद जो है ना सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, उनका हम सर्वजन का क्या करेंगे? जो पहले हमारी छाती के ऊपर बैठ करके सब कुछ लूटे बैठे हैं, उसका हम क्या भला करेंगे सर्वजन में? हम उस बहुजन की बात कर रहे हैं मित्रों, जिस बहुजन के लिए हम दिन और रात प्रताड़ित भी होते हैं, 18 बार हमले भी झेल चुके हैं,
कल को पूरे उत्तर प्रदेश में भी हमने एक लोक मोर्चा के तहत स्वयं प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अगर हम 2027 में कुछ परिवर्तन वहां ला सके तो हरियाणा में हम एब्सोल्यूट सरकार बना के दिखाएंगे। 2029 में मुझे आपके साथ की जरूरत है मित्रों। यदि आप मेरा थोड़ा भी साथ दें तो मैं आपको इंसाफ दिला के छोड़ूंगा, और जब तक मेरी घट में सांस है मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। मेरा विषय कोई रोजी रोटी या पेट पालना नहीं है, मैं इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा। भगवान का दुआ दिया, मैं कह सकता हूं आप लोगों की दुआ से जो कर्म में था वो हमारे कर्म से किया हुआ हमें मिला हुआ है, और बच्चे सारे काम धंधे में हैं। मैं सिर्फ आपकी सैनी साहब, बच्चों के ऊपर बात आ गई। अब तक सब अपने बच्चों को राजनीति में लेकर के आते हैं। थोड़े शब्दों में बताना क्योंकि हमारा लंबा इंटरव्यू चला गया। अब तक राजकुमार सैनी का कोई भी पारिवारिक व्यक्ति राजनीति में क्यों नहीं आया है? मैं इस गेम के अंदर सोचता हूं कि राजनीति सेवा का मार्ग ना रह करके सिर्फ लूट खसोट का मार्ग और एक मतलब चौधराहट का मार्ग बना लिया लोगों ने। अगर भाई लूट खसोट ही करनी है तो फिर और धंधा हमारे पास है बतेरा। आपके घर में जो एलपीजी के सिलेंडर पूरे देश में है और हर चौथा सिलेंडर हमारा बनाया हुआ है। यहाँ तक के 25 स्टेटों में हमारा सरिया भी बिकता है बिरला नाम से। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे परिवार का कोई बच्चा इसमें इसलिए इंटरेस्ट नहीं क्योंकि सब लोग कमाई चाहते हैं। हो सका हमारे बच्चे भी सोचें कि भी आप भी कहीं दाल रोटी सेकने के लिए हमारे लिए कुछ और लूट के लाओ। इसलिए मेरी वो आत्मा नहीं मानती कि मैं अपने बच्चों को किसी ऐसी दिशा में लगाऊं जहां लोगों को लूटपाट से जीना पड़े। मैं नहीं चाहता कि अपनी कमाई से जिए, और सेवा के लिए तो मैं ही बहुत। भविष्य में आएंगे राजनीति में? भविष्य जब मेरे बाद उनका मन होगा तो वो करें, नहीं करें मैं तो उनसे इस बात की प्रेरणा नहीं। सैनी साहब, अंतिम कैमरा ऑफ है और दिल की जो बात है, सच जो एक राजनीतिक सामाजिक 30 सेकंड में बताएंगे। कैमरा ऑन है लेकिन सच बताना है कि कैमरा बंद है। मित्रों, मैं अपनी जमीन को साक्षी मान करके कह सकता हूं कि यदि आप सुधर जाएं और आप इस अंधविश्वास और पाखंड से हट करके अपने हिस्से का दिया जगा दें तो हम आपको इसी 2029 के आने वाले कमिंग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपको इंसाफ दिला के दिखाएंगे। एक दिन का अगर मान के चले कि आप सीएम बन जाते हैं तो क्या मुझे ये एक दिन ही दें। वो नायक फिल्म थी, एक दिन का मुख्यमंत्री बना था, उसमें उसने एक दिन में ही वो करिश्मा कर दिया था। जो आप क्या करेंगे? मैं भी वही काम करके क्या करेंगे? मैं ये जो बेरोजगार जो बच्चे की उम्र है, जो अच्छी क्वालिफिकेशन लेके, इनको मैं नहीं कहता कि भाई ये सब नौकरी लग जाएंगे, कितनी नौकरी होगी, लेकिन इतना जरूर है सबके लिए एक आदमी को 2.5 लाख की नौकरी देने की बजाय मैं उसी काम के लिए कि काम में जनता परेशान ना हो, फाइलों के ढेर लगे पड़े रहें, मैं 4 बैठाऊंगा उनकी जगह, 4 गुणे कर दूंगा इनको। और सबको मतलब जो है ना सीमित पहले अनुबंध लूंगा कि भाई आप मिनिमम कितने में 20 साल 5% की 2% की इंक्रीमेंट के ऊपर 20 साल तक मिनिमाइज से कितने से शुरू हो सकते हैं ताकि सबको काम मिल जाए। बेरोजगारी को लेकर के बेरोजगारी देश का विषय है। भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा जब 4 आदमी किसी काम के लिए बैठे होंगे। अभी तो 50 फाइलें पड़ी हैं, 15 मिनट दफ्तर पे बाबू ने बैठना नहीं है, और वो भ्रष्टाचार जो आदमी पैसे देगा जाएगा वो फाइल हिल जाएगी। तो धन्यवाद सैनी साहब, बड़ा हमारा लंबा इंटरव्यू चला गया है आज। और कैसा लगा आपको हमारी बातचीत कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहें द इनसाइडर मीडिया के साथ। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद जी सैनी साहब। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज को जगाने पे आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ होगा। मित्रों, आज के जो हमारी बातचीत कुलदीप खंडेलवाल जी से हुई है, इनका एक बहुत बढ़िया
जनता की आवाज उठाने वाला और जनता के हित के लिए लड़ने वाला निर्भीक एक चैनल इनसाइडर न्यूज के नाम से जाना जाता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इनसाइडर न्यूज को के साथ जरूर उनको सब्सक्राइब करें, उनकी घंटी भी उनको टच भी करें, उनको लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये मेरा निवेदन है। आप ये इनसाइडर न्यूज वाले भाई कुलदीप जी को ताकत मिलेगी और हम आपकी बात को और जनता तक पहुंचाने में कामयाब होंगे।